गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, दिस इज़ वंदना। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का बायो लाइफ प्रोसेस, फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो लेट्स स्टार्ट। लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस आर द फंडामेंटल फंक्शंस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? जो बेसिक फंडामेंटल है हमारी लाइफ के, जो हम लाइफ लीव करते हैं, जो लाइफ जीते हैं हम, उसको मेंटेन करने के लिए जिस जिस बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, जो बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है हमारी लाइफ सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ, या ह्यूमन बीइंग, एनिमल, लिविंग थिंग, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए जो जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उसे बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस दो बात याद रखनी है, एक फंडामेंटल फंक्शंस है और इसेंशियल है किसके लिए? लाइफ सर्वाइवल के लिए। दो बात याद रखनी है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लाइफ प्रोसेस की टाइप्स क्या है। लाइफ प्रोसेस बेसिकली टाइप्स क्या क्या है उस लाइफ प्रोसेस के। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट इनटू द कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम अगर कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, जो भी है वो उसका कुछ यूज तो होता होगा, उसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। एक प्रोसेस है, क्या है? एक प्रोसेस है किसका? कन्वर्टिंग एनर्जी, एनर्जी बनने का एक प्रोसेस है। किससे? न्यूट्रिएंट या जो हम फूड खाते हैं उससे एनर्जी में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये भी समझ आ रहा होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी बनाते हैं। किससे? हम नहीं, हमारी बॉडी बनाती है। किससे? किससे? फूड से, फूड, न्यूट्रिएंट, मिनरल एटसेट्रा। देन उसके बाद रेस्पायरेशन। पता है रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन बेसिकली एक्सचेंज, हम कहते हैं ना कुछ दिया कुछ लिया, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेस्पायरेशन। Photosynthesis, photosynthesis the process by which plant, algae and some bacteria convert light energy into chemical energy। क्या हम फोटोसिंथेसिस हम ह्यूमन बीइंग या एनिमल कर सकता है? नहीं कर सकता। प्लांट हो गया, जितने भी ग्रीनरी हैं, प्लांट हो गए, एल्गी हो गया, ये लोग फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है बनना, तो लाइट से जो बनाते हैं अपना फूड उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट में होता है। ओके, देन उसके बाद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन बेसिकली न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट से हम फूड लेते हैं, जो भी हम अपने खाने पीने के लिए चीज़ें लेते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। ठीक है, एंड उसके बाद है एक्सक्रीशन। अब हमने जो कुछ खाया है, मेटाबॉलिज्म भी होगा। अब वेस्ट मटेरियल को जो हम थ्रो आउट करते हैं, बाहर करते हैं, उसे बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कि एक्सक्रीशन क्या है। मोमेंट, मोमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पोजीशन ऑफ लोकेशन। सपोज मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ से यहाँ होगी, तो मैंने मूव किया, मतलब मैंने अपनी पोजीशन चेंज किया, लोकेशन चेंज किया, उसे क्या बोलेंगे? मूवमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा। ग्रोथ मतलब बॉडी का ग्रोथ, मतलब हाइट का ग्रोथ, बॉडी साइज का ग्रोथ, और डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्या होता है? ब्रेन का। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी दैट कॉल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड उसके बाद है आपका रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब सीधी सी बात है, हमें ठंड लगती है, गर्मी लगती है, कैसे पता लगता है? जब ठंड लगती है हम शिवरिंग करते हैं, हमारे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं, और गर्मियों में स्वेटिंग होती है, ये सब, या डर जो हमारे एक्सप्रेशन है, डर, हैप्पीनेस, खुशी, ये सब चीज़ें हमें कैसे फील होता है? हमारे स्टिमुलाई के थ्रू फील होता है। तो ये स्टिमुलाई के थ्रू रिप्रेजेंट होता है।
अचानक से डर गए, स्कैरी हो गए, तो उस टाइम पे हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे जो एक्सप्रेशंस होंगे वो अलग तरीके से होंगे। तो इसे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई द प्रोसेस, डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग टू चेंज इन इन्वायरमेंट, वह प्रोसेस जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, जो हमारे सराउंडिंग चेंज हो रहा है, उसके आगे उसके बिहाफ पे हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। देन उसके बाद होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन है जिसमें मेंटेन करते हैं क्या, स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, होम्योस्टैसिस। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस। अच्छा, अब हमने देख लिया कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, क्या क्या लाइफ प्रोसेस के कंपोनेंट है, टाइप्स क्या है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस। मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेंटेन, सबसे पहले क्या करता है, लाइफ को मेंटेन करने में, मतलब हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी हमारी लाइफ में फिनोमिना चलती रहती है उसको कौन मेंटेन करता है, हमारा लाइफ प्रोसेस मेंटेन करता है। सपोर्टिंग इकोसिस्टम, लाइफ प्रोसेस सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम है, आप सोचो लाइफ प्रोसेस हम करेंगे ही नहीं तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। कोई भी जो लिविंग थिंग है वो अपना फंक्शनिंग करना बंद कर दे, अपना लाइफ प्रोसेस को करना बंद कर दे, तो हमारे जो इकोसिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सपोर्ट करता है इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र को। एंड रेगुलेटिंग द इन्वायरमेंट, वही रेगुलेट करता है इन्वायरमेंट को। मेंटेन एंड द बैलेंस ऑफ नेचर, नेचर को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है लाइफ प्रोसेस। अब इससे रिलेटेड, लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड कितने डिसऑर्डर्स हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, सिंपल सी बात है, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाए तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिजीज, अगर हमारा रेस्पिरेशन डिस्टर्ब हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया, निमोनिया वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम हमें दिखाई देने लगती है। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, दो ही केस हो सकते हैं न्यूट्रिशन में, या तो आपने न्यूट्रिशन ज़्यादा ले लिया या कम, तो ज़्यादा ले लिया तो ओबेसिटी वगैरह कॉज हो जाएगी, उससे फिर बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, और दूसरा कम लिया तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, आप कुपोषण के शिकार हो जाओगे। एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर, किडनी डिजीज, जैसे जितने भी एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिन, फीसेस वगैरह, तो किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, किडनी खराब हो जाती है, लीवर हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वगैरह डिसऑर्डर है। और उसके बाद है मेंटेनिंग गुड हेल्थ, प्रिवेंटिंग डिजीज एंड अप्रिसिएटिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ लाइफ। ओके, ये हमारे काम का नहीं है, आगे देखते हैं। न्यूट्रिशन, अब लाइफ प्रोसेस का ये तुमने कहानी देख लिया कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, और उसके कंपोनेंट क्या है, और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रिशन इज अ विटल लाइफ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द intake, absorption, utilization of nutrient by living organism to maintain life growth and reproduction। सिंपल सी बात है कि जब हमने पढ़ा था अभी लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, न्यूट्रिशन। हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उस न्यूट्रिशन उसमें आता है। तो न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस है, हमारे इनटेक, खाने से लेके उसका एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद उसका यूटिलाइजेशन तक का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। और यही न्यूट्रिशन हमारे लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक। चाहे हम अपने लाइफ को मेंटेन, जो नॉर्मल मूवमेंट वगैरह, जो भी थॉट, डिसीजंस वगैरह लेते हैं, ये सब चीज़ें हम न्यूट्रिशन के हेल्प से ही ले पाते हैं डिसीजंस। रिप्रोडक्शन, हम अपनी पीढ़ी को मेंटेन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे कि न्यूट्रिशन अब किस तरीके से अलग अलग लाइफ में वेराइटीज ऑफ, नंबर्स ऑफ वेराइटीज के लिविंग थिंग्स है, तो सबका न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट अलग होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब हमने पढ़ा होगा हिंदी में भी, स्वपोषी। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वे लिविंग थिंग या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो अपना खाना कौन खुद बनाता है? प्लांट बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में प्लांट, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट, एल्गी कुछ बैक्टीरिया हैं जो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में हम लोग आते हैं, जितने एनिमल है वो लोग आते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें एनिमल, फंगी, सम बैक्टीरिया देयर न्यूट्रिएंट बाय कंज्यूमिंग। अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं? किसी अनदर ऑर्गेनिक मटेरियल या प्लांट वगैरह से लेते हैं, उसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। उसके बाद है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होते हैं, आपने देखा होगा बफेलो के उस पे कुछ उसकी जुएं टाइप रहती हैं, उसे पता नहीं क्या लाइस बोलते हैं, आई डोंट नो। तो वो उसको कुछ बर्ड्स आके खाती हैं, तो उसमें नुकसान क्या? ना बर्ड्स का नुकसान है ना बफेलो का नुकसान है, फायदा दोनों का है, उसे क्या बोलेंगे? होलोजोइक। एनिमल्स ingest and digest whole organism और larger pieces of organic matter। धीरे धीरे वो बड़े से बड़े ऑर्गेनिक मटेरियल को खा जाते हैं, उसे बोलते हैं होलोजोइक। अब उसके बाद है सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है? फंगी एंड सम बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट बाय डिकम्पोजिंग एंड डेड ऑर्गन। जो भी डेड एनिमल हो गया हो, कुछ जहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्बेज वार्बेज रहता है, वहाँ पे ये सैप्रोट्रॉफिक टाइप न्यूट्रिशन लेने। जैसे आपने देखा होगा वो छतरी लाइक एक कुकुरमुत्ता बोलते हैं, वैसा एक उग जाता है, वो इसी कैटेगरी में आएगा सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, ठीक है। एंड उसके बाद आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जैसे जस्ट लाइक ए पैरासाइट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट बाय फीडिंग अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे जुएं हो गई और प्लेटीहेल्मिन्थीज वगैरह, ये जो होते हैं हमारे स्टमक में जाके अपना फूड लेते रहते हैं, वो सब क्या है? पैरासाइट है। पैरासाइट जो डॉग वगैरह की उसमें लाइस पड़ जाती हैं उसके बॉडी में, वो सब क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। एंड उसके बाद है फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं हम ऑटोट्रॉफिक में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी बात है, प्लांट वगैरह जब अपना खाना बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? फूड अपना कैसे किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? तो सिंपल सी कोई प्लांट है वो क्या करेगा? सनलाइट से ये लीफ से, इसमें छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा, इसी में भरा होता है क्लोरोफिल, ठीक है। यही क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और लीव्स को देते हैं। और क्या होता है ये, और लीव्स क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और कुछ वाटर मॉलिक्यूल लिया, और इन दोनों की हेल्प से और इस फोटोसिंथेसिस सनलाइट की हेल्प से क्या बनाती हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं। ग्लूकोज बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, वाटर कुछ ये लोग भी कंज्यूम करते हैं, कुछ अर्थ में दे देते हैं, और बाकी ग्लूकोज अपने काम में ये यूज कर लेते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो सिंपल सी बात है, प्लांट यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वाटर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। उसके बाद रेस्पायरेशन, प्लांट ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब सिंपल सी बात, इन्होंने ग्लूकोज बना दिया, अब सपोज ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज बनने के बाद क्या होगा? इसका ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये
एनर्जी में, एटीपी में, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद जो ये तो हो गया एनर्जी का। अब इनमें प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होगा? प्रोटीन ये सिंपल अमाइनो एसिड से बनाते हैं, अमाइनो एसिड से बनाते हैं। जो प्रोटीन क्या हेल्प करता है इनका? सेल वॉल बनाने में, ठीक है। सिंपल सी बात है, मेन तो यही है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को कि ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ये लोग क्या बना लेते हैं? एटीपी बनाते हैं, एटीपी से फिर अपनी एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो प्लांट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, उसमें एक तो लाइट डिपेंडेंट होती है, एक बिना लाइट डिपेंडेंट होती है। लाइट डिपेंडेंट वाले में क्या होती है? क्लोरोफिल इन्वॉल्व होता है और इसमें एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्लांट जो लीव्स होती है ना, इनमें कुछ इस तरीके से टीनी टीनी पार्टिकल होते हैं, इनके बीच में ये सब प्रोसेस होता रहता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, सनलाइट का आना, सनलाइट को एक्सेप्ट करने के बाद उसे कन्वर्ट करना एनर्जी में, ये सब लाइट डिपेंडेंट में होगा। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसे बोलते हैं केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में क्या होगा? कार्बन फिक्सेशन, इसमें कार्बन फिक्सेशन या फिर कार्बन डाई रिडक्शन और ग्लूकोज, किससे? जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें से कार्बन निकलेगा, सिर्फ इतना है, ठीक है। उसके बाद रीजनरेशन ऑफ RUBP, जिसे बोलते हैं राइबुलोज 1,5 बायोफॉस्फेट 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक इस तरीके का भी होता है जिसमें हमें मेन इस पे ध्यान देना है वैसे तो 10th के हिसाब से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जनरेट एटीपी एंड NADH। सिंपल सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें NADPH और ATP का जनरेशन होगा, 3 फेज में हो रहा है। इसमें सिंपल सी बात है, डायरेक्ट ग्लूकोज से हम उसे ब्रेक डाउन करके ATP में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पे NADPH भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इस प्रोसेस को भी यहाँ पे दिखाना पड़ जाएगा। तो ये 3 तरीके के, वैसे तो 10th के बच्चों आप लोग यही ध्यान देना, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर। देखो ये दिख रहा है, छोटे 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 छोटे, ये इधर भी दिख रहा होगा, ये है क्लोरोफिल, ठीक है, स्टोमेटा क्लोरोफिल। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या है? क्लोरोफिल, सिंपल सी बात है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक सेकेंड, सबसे क्लोरोफिल ये ग्रीन वाला होता है जो स्टोमेटा में, यही एब्जॉर्ब करता है लाइट को और कन्वर्ट होती है जो एनर्जी में। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है जो प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये कहाँ से बनता है? फोटोसिंथेसिस से बनता है। NADPH क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डायोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग ये इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, ले आता है, ले जाता है, ले आता है। उसके बाद ये क्या है? RUBP राइबुलोज 1,5 बायोफॉस्फेट 5 कार्बन शुगर होती है, जिसमें वो है ना कि C6H12O6 था, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, तो बाद में क्या बन रहा था? RUBP राइबुलोज 1,5 बायोफॉस्फेट बन रहा था। तो 5 कार्बन शुगर दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन केल्विन साइकिल, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? इंपॉर्टेंस फोटोसिंथेसिस की,
प्राइमरी प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस इज द प्राइमरी सोर्सेज एनर्जी नियरली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये प्राइमरी प्रोडक्शन है, हमें पता ही है एनवायरनमेंट में सबसे प्राइमरी प्रोडक्शन हमारा प्लांट है। उसके बाद ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन करता है, ऑक्सीजन देता है, और फूड रिसोर्सेज तो है, फूड हमें देता है, प्रोवाइड करता है लिविंग थिंग को। क्लाइमेट रेगुलेशन, ये क्लाइमेट रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब इसके पॉइंट्स है, याद रख लेना, ठीक है। ये तो वही स्टोमेटा हो गया, इसका क्लोरोफिल वाला पार्ट। आप देखते हैं स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा सिंगुलर स्टोमा आर स्मॉल ओपनिंग फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ एंड स्टेम ऑफ प्लांट। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्टेशन एंड फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीनी पार्टिकल होता है किसमें, गैस एक्सचेंज में, ट्रांसपायरेशन में और फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है। जैसे रूट से वाटर मॉलिक्यूल किसके थ्रू जाता है, इसी के थ्रू, लीव्स टू लीव्स, स्टेम के थ्रू लीव्स में कैसे जाता है, स्टोमेटा के थ्रू जाता है। फोटोसिंथेसिस एनर्जी एब्जॉर्ब क्लोरोफिल कर रहा था, लेकिन क्लोरोफिल प्रेजेंट कहा था, इसी के अंदर प्रेजेंट था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना है आप लोगों को कि स्टोमेटा एक टीनी पार्टिकल होता है जो ट्रांसपायरेशन, गैस एक्सचेंज और फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। उसके बाद स्टोमेटा देखते हैं, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, वो तो हमने तो पहले ही, टीनी पार्टिकल होता है, एडजस्टेबल होता है, ओपनिंग होती है, ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। पहला क्या है, टीनी होता है, दूसरा एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, तीसरा एडजस्टेबल होता है, और उसके बाद प्लांट लीव्स एंड स्टेम दैट अलाउ फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर बिटवीन द प्लांट एंड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से जो चीज़ें हैं इनकी नेसेसरी वाली, इसको एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। प्लांट से जो चीज़ें बाहर निकालना हो उसको ये बाहर आउट करता है। कौन, स्टोमेटा। फंक्शन गैस एक्सचेंज, स्टोमेटा अलाउ CO2 एंटर द लीफ। स्टोमेटा CO2 को एंट्री अलाउ करता है कि हाँ आजा भाई, तू हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, और ऑक्सीजन को बाहर भेजता है, ठीक है। O2 एग्जिट, enter CO2। ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटा हेल्प रेगुलेट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपायरेशन। वाटर लॉस वेपराइज करने के मतलब जो प्लांट के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको बाहर वेपर के थ्रू निकालता है, ट्रांसपायरेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं। तो स्टोमेटा इसमें भी हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस, सिंपल सी बात है, स्टोमेटा प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस के हेल्प करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर, इसमें गार्ड सेल होती है, उसके बाद दो स्पेशलाइज्ड सेल दैट सराउंडेड द स्टोमा एंड रेगुलेट इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इस तरीके से ओपनिंग, इसकी क्लोजिंग होती है, तो इसके सराउंडिंग गार्ड सेल होती है, ठीक है। इसको ओपनिंग और क्लोजिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे दो स्पेशल क्या होती है, टू स्पेशलाइज्ड सेल होती है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट पे, ठीक है। स्टोमेटापोर द स्मॉल ओपनिंग बिटवीन द गार्ड सेल, जिसका नाम, ये जो ओपनिंग सेल पे दो सेल होती है इसका नाम है गार्ड सेल। अब उसके बाद है स्टोमेटापोर जो ओपनिंग बिटवीन द गार्ड सेल, ये मान लो गार्ड सेल है और ये ओपनिंग है, इसके बीच के हिस्से को क्या बोलेंगे, स्टोमेटापोर बोलेंगे। उसके बाद एपिडर्मल सेल, नाम से पता लगे, एपिडर्मस ऊपरी वाला हिस्सा, द आउटर लेयर ऑफ सेल ऑन द लीफ, जो लीफ के ऊपर की सेल है उसे बोलेंगे हम एपिडर्मिस सेल। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कि सबसे पहले गार्ड सेल जहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है उसके सराउंडिंग होता है, उसके बीच में जो गार्ड सेल और ओपनिंग क्लोजिंग का जो पॉइंट है उसके बीच के हिस्से को बोलेंगे स्टोमेटल पोर, और लास्ट एपिडर्मल सेल जो अपर लेयर होती है किसकी, लीफ की। ओके, अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल का बना होता है, दैट बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। इसके किंगडम कौन सी है, कौन से जगत का है, प्रोटिस्टा जगत का है। इट इज अ हेटेरोट्रॉफिक
ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाता। और उसके साथ साथ इट कैन नॉट प्रोड्यूस इट ऑन फूड रिलीज सोर्स ऑफ फॉर न्यूट्रिशन, ये बाहर से न्यूट्रिशन लेता है। अब देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये पहला क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस, अमीबा इनगल्फ मतलब निगल जाता है क्या, एंड उसे डाइजेस्ट करता है किसी भी सॉलिड पार्टिकल को जो उसका फूड है। फूड को पहले ये देखेगा, फूड को निगलने के प्रोसेस को और उसे डाइजेस्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। एंड उसके बाद सच इज बैक्टीरिया, एल्गी एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। कुछ बैक्टीरिया, एल्गी एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, देखेगा, जस्ट लाइक मेरा हाथ है इस तरीके से रहेगा और अपना माउथ ऐसे खोल लेगा। जैसे ही बैक्टीरिया वगैरह रहेगा उसे निगल जाएगा, निगल के उसे डाइजेस्ट करेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फिर आता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या है, अमीबा टेक्स इन लिक्विड और डिजोल्व न्यूट्रिएंट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स। सिंपली पिनोसाइटो, अमीबा टेक्स लिक्विड इन डिजोल्व न्यूट्रिएंट। जब अमीबा ने सॉलिड फूड खाया उसे बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, लिक्विड फूड लिया, लिक्विड को इनगल्फ किया, लिया अपने अंदर, उसे बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। ठीक है, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स। और उसके बाद ओस्मोट्रोफिक, अमीबा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। वो अपने सेल मेम्ब्रेन देखो 3 तरीके से खाता पीता है। एक तो फैगोसाइटोसिस प्रोसीजर करता है, दूसरा पिनोसाइटोसिस। वो पिनोसाइटोसिस कैसे होगा, इसके वेसिकल्स के थ्रू होगा। और ओस्मोट्रोफिक किसके थ्रू होगा, इसके जो मेम्ब्रेन है, इसका सेल मेम्ब्रेन है, वो बाहर से फूड को, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। तो 3 पॉइंट है, ध्यान रखना, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड ओस्मोट्रोफिक। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वही बैलेंस डाइट का जो हम नाम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन एंड मिनरल्स हो गए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमने फूड लिया, फूड वैक्यूल, ये कैसे फूड लेगा, अमीबा फूड कैसे लेता है, अपनी वैक्यूल के थ्रू, एंड उसे इनगल्फ करेगा और उसे डाइजेस्ट कर देगा। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स फ्यूज विद द फूड वैक्यूल टू रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। देखो ये अमीबा है, इसने ऐसा मुंह खोल दिया, यहाँ पे फूड है, इसको यहाँ पे इसने इनगल्फ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो फूड वैक्यूल है वो क्या करेगा, ये फूड वैक्यूल है, इनगल्फ कर लिया। अब यहाँ पे इसे डाइजेशन चल रहा है, इस तरीके डाइजेशन जो चल रहा है उसे क्या, वो उसको कौन कराएगा, लाइसोसोम। एक लाइसोसोम नाम सुना होगा, लाइसोसोम, वो क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट कराएगा। एब्जॉर्प्शन होगा, न्यूट्रिएंट जो है, न्यूट्रिएंट ये जो फूड पार्टिकल था इसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा अमीबा बाय किससे, साइटोप्लाज्म के थ्रू। किससे, साइटोप्लाज्म के थ्रू प्रोसेस। और वो कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब सोख लेगा। ठीक है, मोटा मोटा आप समझते हैं अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन करता है। अमीबा अपने बॉडी में न्यूट्रिशन किस तरीके से करता है, सबसे पहले फैगोसाइटोसिस, कोई सॉलिड मटेरियल को खाता है तो उसे इनगल्फ कर जाएगा, उसे बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, कोई लिक्विड मटेरियल को क्या करेगा, लिक्विड मटेरियल को, दिस वन, वेसिकल्स के थ्रू लिक्विड मटेरियल को, न्यूट्रिएंट को खाएगा तो उसे बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। ऑस्मोट्रोपिक, अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर के एनवायरनमेंट से कुछ एब्जॉर्ब करेगा, उसे बोलेंगे ऑस्मोट्रोपिक। इसके रिक्वायरमेंट क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन की, विटामिन वगैरह, इन सब चीज़ों की इसको ज़रूरत पड़ती है। अब इसको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, इसने फूड तो खा लिया, फूड के 3 तरीके पता लग गए कि किस तरीके से खाता है। अब डाइजेशन कैसे होगा, फूड वैक्यूल से फूड का डाइजेशन होगा। ठीक है, जो फूड इसने इनगल्फ किया है। अब उसके बाद क्या होगा, लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करेगा, पचाएगा। ठीक है, और उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। अब वो जो पचा हुआ फूड है उसमें से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होगा साइटोप्लाज्म के थ्रू। तो 3 टर्म याद रख लेना, फूड वैक्यूल, लाइसोसोम और साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस तरीके, मेरी जो इतनी क्लियर नहीं दिख रही है, देखो ये फूड जा रहा है, ये छोटा सा फूड है, इसको इनगल्फ किया, इंजेक्शन हुआ, फिर उसके बाद इंजेक्शन के बाद होगा डाइजेशन, यहाँ पे हो रहा है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन यहाँ हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद
ये भी एब्जॉर्प्शन ही है, और यहाँ पे एक्सक्रीशन हो गया, उसे अब फूड को बाहर निकाल देगा। सिंपल बात है, अमीबा ने फूड को इनगल्फ किया किसके थ्रू, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड था ओस्मोट्रॉफिक। देन उसके बाद है उसने डाइजेस्ट किसके थ्रू किया, वैक्यूल के थ्रू, और लाइसोसोम्स एंजाइम के थ्रू उसे डाइजेस्ट किया। और उसके बाद क्या है, लाइसोसोम्स को इधर दिस वन साइटोप्लाज्म के थ्रू डिफ्यूजन मेथड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया। द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में अब ये तो हो गया, वो तो अमीबा देख लिया, अब डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन देखते हैं। The digestive system is a complex process by which the body break down food into smaller molecules that can absorb, utilize for energy, growth and repair. डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा सिस्टम जहाँ से हम खाना खाते हैं और एक्सक्रीटरी पार्ट और जहाँ तक एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, वहाँ तक के सिस्टम को पूरे क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और फूड को प्रॉपर लेने से लेकर उसे ब्रेक डाउन तक और उसके मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनने तक का जो कॉन्सेप्ट है उसे बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। और उस मॉलिक्यूल से फिर एनर्जी हमारी बॉडी में जाती है, ये सारे पार्ट्स किस में आ जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएंगे। तो सबसे पहले फंक्शंस देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन। क्या है, एक ग्रुप है, एक नेटवर्क है ऑर्गन का या टिश्यू का जो वर्क करता है, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे ये काम करते हैं और फूड को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके उसे एलिमिनेट कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट की तरह, उसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। कई सारे ऑर्गन, कई सारे टिश्यू मिलके साथ में काम करते हैं किसी फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ के उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करके बाकी जो वेस्ट मटेरियल उसे बाहर कर देने के प्रोसेस को बोलेंगे हम, पूरे सिस्टम को बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। फंक्शन क्या है इसका, सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड को हम एंटर कराते हैं माउथ में, उसे बोलते हैं इंजेशन। फिर स्टमक में गया, डाइजेशन शुरू हुआ, ब्रेक डाउन शुरू हो गया फूड का, उसे बोलेंगे डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, फूड का ब्रेक डाउन हो गया, अब उसमें से जो न्यूट्रिएंट है, मॉलिक्यूल है अच्छे जो जिससे एनर्जी मिलेगी, उसका ब्लड जो एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है। एसिमिलेशन क्या है, जो न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन बाय सेल, मतलब जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की वो सेल ने अपने सेल टारगेटेड जगह पे पहुंचना न्यूट्रिएंट्स का एक तरीके से, उसे क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। एलिमिनेशन, वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना, उसे बोलेंगे हम एलिमिनेशन। 5 प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एलिमिनेशन। ठीक है। एंड उसके बाद है ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सिंपल सी बात है, हमने तो प्रोसेस देख लिया कि 5 प्रोसेस इन्वॉल्व है। सबसे पहले फूड, खाना लिया, मुंह में जाने के खाना को इंजेशन बोलते हैं। जैसे इसोफेगस के नीचे पेट में गया हमारे, वहाँ पे ब्रेक डाउन शुरू हो गया फूड का, उसे क्या बोलेंगे हम, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या है, फूड का छोटे छोटे भाग में टूटने के बाद, उसे मॉलिक्यूल्स में टूटने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, ब्लड उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद, अब एब्जॉर्प्शन तो हो गया, एब्जॉर्प्शन में जो न्यूट्रिएंट है, जो हमारे काम का मॉलिक्यूल्स आया, उसको टारगेटेड जगह तक पहुंचने के प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन, और जो वेस्ट मटेरियल है बाहर जाने के प्रोसेस को बोलेंगे एलिमिनेशन। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ऑर्गन्स कौन कौन से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लिवर, पैनक्रियाज, गैल ब्लैडर। ठीक है। सबसे पहले हम खाना माउथ में लेते हैं। माउथ
इज ऑल्सो नोन एज द ओरल कैविटी, माउथ को हम ओरल कैविटी कहते हैं, इज द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज हॉलो कैविटी दैट कंटेन सेवरल स्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर ईटिंग, स्पीकिंग एंड ब्रीथिंग। जो माउथ है स्पीकिंग में भी हेल्प करता है, ईटिंग में भी हेल्प करता है और ब्रीथिंग में भी करता है। द माउथ नोन एज द, इसे ओरल कैविटी के नाम से ओरल कैविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये बिगिनिंग और डाइजेस्टिव का सबसे बिगिनिंग पार्ट है माउथ, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, इंजेशन, जैसे हमने पहले देखा इंजेशन में हेल्प करता है, मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, मैस्टिकेशन मतलब चबाने में, ठीक है। एंड उसके बाद छोटे छोटे जो फूड लिया है, फूड का बाइट लिया है हमने, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है, हमारा माउथ करता है। माउथ लुब्रिकेशन का काम करता है, मतलब टुकड़े में कोई टीथ है, माउथ में तो टीथ होता है तो टीथ काम करता है। लुब्रिकेशन का काम कौन करता है, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है लुब्रिकेट करती रहती है, फूड को गीला कर करके उसे तोड़ने में हेल्प करती है, चबाने में हेल्प करती है। एंड उसके बाद मिक्सिंग, टंग हमारी क्या करता है, फूड को और सलाइवा को मिक्स करता है ताकि इजीली हम उसे इनगल्फ कर ले, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, सबसे पहले लिप्स होता है, लिप्स के बाद टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड और पैलेट और गम्स, ठीक है। लिप्स हमें पता है ये होल्ड करने में हेल्प करता है, ईटिंग फूड को होल्ड करने में, और स्पीकिंग में हेल्प करता है। टीथ ब्रेक डाउन करने में, फूड को छोटे छोटे पीस में तोड़ने का काम करता है। टंग मिक्सिंग ऑफ फूड, सलाइवरी ग्लैंड जितने भी है लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ये सलाइवा को प्रोड्यूस करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का भी काम करता है, उन्हें किल करने का भी ये काम करता है। गम्स क्या है, जिंजीवी बोलते हैं, जैसे सपोर्ट द टीथ एंड प्रोटेक्ट, मसूड़े, ठीक है, मसूड़े। एंड उसके बाद इसोफेगस, इसोफेगस देखते हैं। इसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक, इट इज अ vital part of the digestive system responsible for transporting food from the throat the stomach the further digestion। सिंपल सी बात है, इसोफेगस हमारे यहाँ से लेके स्टमक के यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, इसोफेगस है। मस्कुलर ट्यूब होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कहाँ से, माउथ से, थ्रोट के सहारे माउथ से स्टमक तक लेके जाता है सॉरी, ठीक है, स्टमक को तक लेके जाता है इसोफेगस, ट्रांसपोर्ट का काम करता है फूड को डाइजेशन से पहले का, इसे बोलते हैं इसोफेगस। स्टमक, स्टमक क्या है, स्टमक इज ए मस्कुलर होलो, एक बलून जैसा होलो शेप होता है किसका, स्टमक का। डाइजेस्टिव ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ओके, दिस वन, स्टमक, स्टमक। और उसके बाद ये डाइजेस्टिव में हेल्प करता है, फूड को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। फंक्शंस ऑफ द स्टमक, मैकेनिकल फंक्शन,